फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेंस का रिजल्ट आ चुका है और 10 फरवरी से इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। पहले तो उन सब कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने मेंस का एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब फाइनल क्रिटिकल स्टेज जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, जहां पे फाइनली ये डिसाइड होगा कि आप बैंक में सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कुछ एक बातें जो ध्यान रखने वाली हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करूंगा। YouTube के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे ड्रेस प्रॉपरली, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें कोई भी कहीं भी आप देखेंगे तो वो यही कहेंगे आपकी ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आप एक फॉर्मल ओकेजन पे जा रहे हैं, आप किसी शादी में नहीं जा रहे, आप किसी मैच खेलने नहीं जा रहे। फॉर्मल ड्रेस क्या होती है आप जानते हैं, उसी ड्रेस में आप जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है आपका, कि आप प्रॉपरली बिहेव करेंगे वहाँ पे, जैसे कि आप एक किसी ऑफिसर को मिलने जा रहे हैं उसी तरह से आपको बिहेव करना है। आपकी एंट्री लेवल क्या होगा, सिटिंग पोस्चर क्या होगा, आई कॉन्टैक्ट क्या होगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इन चीज़ों के बारे में आप सबने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। इस समय इन चीज़ों के ऊपर जाना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगती हैं कि आप नॉर्मली कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं कि ये चीज़ तो मुझे पता ही है। आपका नाम, प्लेस, आपका जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ था, कौन से स्कूल में आपकी एजुकेशन हुई थी, कौन सा कॉलेज था, उस कॉलेज का पूरा नाम क्या था और उसकी क्या खास स्पेशलिटी थी। इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए, बिकॉज ये इनकी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो फिर कहीं ना कहीं हम वहाँ पे ज़रूर लड़खड़ा जाएंगे। और जो इंटरव्यूअर है उसे लगेगा तो इसके अपने नाम के बारे में नहीं पता, इसे अपनी प्लेस के बारे में नहीं पता, तो देन व्हाई ही इज गोइंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि उनके पास सिलेक्ट करने के लिए जो रीजन है वो कम होंगे, रिजेक्ट करने के बहुत ज़्यादा रीजन उनके पास हमेशा रहेंगे। सो दैट मीन्स आपको अपना नाम, प्लेस, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ था, जहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई थी, जहाँ पे आपने एजुकेशन ली है, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। उन प्लेसेस की कोई खास स्पेशलिटी हो उसके बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कल ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो उसने बताया कि वो पिंजौर में एचएमटी में रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे पूछा एचएमटी का एरिया कितना है। नॉर्मली हमें कोई अपना एरिया का नहीं पता होता, मैं जहाँ रहता हूँ कि उस प्लेस का एरिया कितना है, पर क्योंकि एचएमटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको शायद ना मालूम हो, तकरीबन पिंजौर में बंद हो चुकी है और वहाँ पे बेसिकली नॉन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ का जो एरिया है गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल इट ऑफ, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। सो दैट इज वाई दे एक्सपेक्टेड हिम कि उनको पता, आपको उसको पता हो कि उसका एरिया कितना है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो अपना एरिया के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी, वहाँ के इंपॉर्टेंट पर्सन, पर्सनैलिटीज, उनके बारे में, आपका एमएलए कौन है, एमपी कौन है वहाँ का, उन चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम है, कई बार जीजीएसडी, मेरे आपने अपने परफॉर्मा में लिखा है कि मैंने जीजीएसडी से किया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जीजीएसडी किस किस इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किस पर्सन से रिलेटेड है, उसकी क्या स्पेशलिटी थी, उनका नाम यहाँ पे क्यों लिखा गया है। सो दैट मीन्स आपको इन चीज़ों के बारे में डेफिनेटली डिटेल में पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो आप समझिए कि आप वहाँ पे कोई ना कोई गलती कर रहे हैं और उनके पास एक रीज़न बन जाएगा कि इसको तो जो है ये अपने कॉलेज के बारे में नहीं पता जहाँ पे 3-4 साल पढ़ के आया है, ये स्टेट बैंक में हम इसे क्यों रखेंगे। सो दैट मीन्स इन चीज़ों के बारे में डेफिनेटली इंफॉर्मेशन डिटेल में होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, और परंतु मैं ये भी जानता हूँ पिछले 2 साल में कोई स्टडीज़ नहीं हुई हैं, और जैसे कि भी हम स्टूडेंट्स के साथ जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो उनकी नॉलेज बहुत सुपरफिशियल नज़र आ रही है आज की डेट में, कि उन्होंने बीकॉम कर लिया या एमकॉम कर लिया, परंतु ये 2 साल इतने ख़राब हो गए हैं कि वहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कोई पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ नंबर मिले हैं। तो ये सब अखबारों में अभी आ रहा है।
ठीक है, कि लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, पर आप वहाँ पे बहाना तो नहीं मार सकते कि देखो जी मुझे पास कर दिया उन्होंने, एग्ज़ाम जो है तो हुआ था नहीं हुआ था बस ऐसे हुआ, पर मैं पास हो गया, मुझे डिग्री मिल गई। यू कैन नॉट से दैट काइंड ऑफ थिंग। वहाँ पे आपको तो अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं मुझे इसके बारे में थोड़ा कम मालूम है, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मालूम है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, परंतु आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, या कॉलेज में तो वहाँ पे तो क्लासेस लगी नहीं। फिर ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही थी ना, वहाँ पे क्लासेस अटेंड की कि नहीं किया आपने। सो इसलिए ये आपके लिए ट्रिकी पॉइंट तो जरूर रहेगा, पर फिर इसके लिए आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट एस्पेक्ट हॉबीज के बारे में। जब भी मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरी ये पर्टिकुलर हॉबी है, आमतौर पे हम लिख देते हैं क्रिकेट इज़ माय हॉबी, या मूवीज़ मेरी हॉबी है, मूवीज़ देखना मेरी हॉबी है, या गार्डनिंग मेरी हॉबी है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो हम फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। जब आपने कह दिया कि क्रिकेट मेरी हॉबी है, तो क्रिकेट का मीन्स आपको क्रिकेट के बारे में डेप्थ में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, लेटेस्ट वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हैं, आईपीएल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन उसमें जो प्लेयर्स थे वो नंबर 1 पे रहे, कौन सी टीम जीती वहाँ पे, और फिर इसके फॉर्मेट्स क्या क्या हैं। तो दैट मीन्स आज की डेट में क्रिकेट बहुत ज़्यादा उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हो चुकी है। सो इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या लिखेंगे अपनी हॉबी के बारे में। नॉर्मली हम क्या रिकमेंड करते हैं, आप हॉबी के बजाय अपना इंटरेस्ट लिखिए वहाँ पे कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर, मेरी स्पेशल हॉबी नहीं है। क्योंकि जब हम हॉबी वर्ड यूज़ करते हैं दैट मीन्स मेरी इंफॉर्मेशन डेप्थ में होनी चाहिए। जब हम ये शो करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब कि मुझे अच्छा लगता है, परंतु मैंने उसके डेप्थ में स्टडी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं शायद अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मैं अपने प्रेपरेशन कर रहा था। अब उसके बाद जब मेरी कोई और चीज़ होगी तब मैं कोई हॉबी अटेंड करूँगा। या कभी कहते हैं मैं न्यूज़पेपर पढ़ना मेरी हॉबी है। अब न्यूज़पेपर पढ़ना हॉबी है तो दैट मीन्स आप जीके के मास्टर होना चाहिए, फिर आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी आप कोई चीज़ मेंशन करें तो बहुत सोच समझ कर मेंशन करें, क्योंकि वहाँ पे फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली अब ये डॉन्ट्स हैं आपके, ठीक है, डॉन्ट्स भी आपने बहुत सारे देखे होंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, पर डोंट ब्लफ, ठीक है, दैट मीन्स झूठ नहीं बोलना है हमने। जब भी आप झूठ बोलेंगे तो आपके चेहरे पे पढ़ा जाएगा कि आपने झूठ बोल दिया है, और पकड़े जाएंगे। और जब पकड़े जाएंगे तो दैट मीन्स अगर आप इंटरव्यूअर को जो है ना झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और उसे समझते हैं, तो फिर वो समझेंगे ये हमें बेवकूफ़ समझता है। इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी हो जो भी कहेंगे सच कहेंगे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, सो डोंट ट्राई टू ब्लफ। यहाँ ब्लफ का मतलब ये भी है, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया बजट के बारे में आप क्या जानते हैं, और आपने बजट में 100 चीज़ें बोल दी, आपने कह दिया नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में बोल दिया, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोल दिया, डिजिटल करेंसी के बारे में बोल दिया। ये डिजिटल करेंसी क्या होती है? डिजिटल करेंसी यही बस आप कहीं ना कहीं जब रुक गए उसके बारे में, तो या तो आप कहेंगे मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, या आप फिर तुक्का मारेंगे ये जो डिजिटल करेंसी है ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन तो बिटकॉइन क्या चीज़ है, ये क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। तो देखिए बहुत ध्यान से जब भी आप कोई चीज़ बोलें तो आपको ख्याल रखना है कि उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो वहाँ फंस जाएंगे। नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में बात किया आपने, गवर्नमेंट जी ये मनी के बारे में कोई बात कर रही है सरकार, ठीक है, कि नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान बना रही है कि हम मनी की सप्लाई को कैसे बढ़ाएं या उसे कैसे उसे रिस्ट्रिक्ट करें। दैट मीन्स ना तो आपको मनी सप्लाई के बारे में मालूम है और ना आपको नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में मालूम है। तो इसीलिए जिस चीज़ के बारे में नहीं पता आपको, आप कह देंगे सॉरी सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो वो चल जाएगा। परंतु अगर आप उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे दैट मीन्स आप समझ रहे हैं कि आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंटरव्यूअर को, और वो भी मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा और शायद आपको इसके बारे में 2-4 क्वेश्चन और पूछ के और आपको ये लगे कि मैंने तो बहुत अच्छा सा आंसर दे दिया, और परंतु आप जो है वहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए
गलत आंसर कोई नहीं देना है, जिस चीज के बारे में पता है वही बताएंगे, नहीं पता तो सॉरी कहना ज्यादा अच्छा है, बजाय ऐसे कि वहां पे कोई चीज गलत बोली जाए। लैंग्वेज का इस्तेमाल, ठीक है जी, स्लैंग्स वगैरह यूज नहीं करेंगे। आपने बहुत सारा यूट्यूब में देखा होगा कैसे करना है, कैसे नहीं बोलना वहां पे, तो मैं तो सिर्फ इतना ऐड करूंगा, वहां पे स्लैंग्स वगैरह यूज नहीं करेंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑल्सो। और एक चीज और, अगर इंटरव्यूअर आपसे हिंदी में बात कर रहा है या लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, ठीक है, तो आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे क्या? दैट विल बी ओके? नो। अगर इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं, आप हिंदी में भी स्विच कर सकते हैं। यू कैन सीक योर परमिशन, क्या सर मैं आई कैन आई स्विच टू हिंदी ऑल्सो और टू द लोकल लैंग्वेज ऑल्सो? दैट विल बी ओके। परंतु उसने पूछा लोकल लैंग्वेज में है या हिंदी में है, और आप शायद वहां पे दिखाना चाहते हैं कि मुझे तो इंग्लिश भी आती है, तो फिर वो गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है आपको। सो दैट इज द सेकंड थिंग अबाउट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट वॉइस लेवल। आपको शाउट नहीं करना है, आपको बहुत धीमे भी नहीं बोलना है। आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि आपकी आवाज सुने तो सही, उनको कहना तो ना पड़े आप क्या कह रहे हैं, आप फंबल तो नहीं कर रहे हैं, आप मुंह में ही तो बात नहीं कर रहे हैं। आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए और सुननी भी चाहिए वो, ठीक है, पर शाउटिंग नहीं होनी चाहिए। सेल्फ प्रेज, मैं तो जी, मैंने तो ऐसा कर दिया, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो वो कर सकता हूं, ठीक है जी, तो सेल्फ प्रेज नहीं होनी चाहिए कहीं पे। आपकी अचीवमेंट्स कोई हैं, आप अपनी अचीवमेंट को बता सकते हैं कि हमने ये काम किया। ट्राई टू यूज द वर्ड हमने, वी, नॉट आई, ठीक है ना। यस, I was appointed as the leader of that particular team, और हमारी टीम ने ये काम किया। Try to use the word we, not I, ठीक है। और don't compromise moral integrity, ठीक है जी। कभी कोई चांस फैक्टर आ गया, जैसे किसी सिचुएशनल एनालिसिस में आपका फाइन हो गया, उन्होंने पूछा अगर आपका फाइन हो गया तो बस ही मैंने तो पुलिस वाले को 100 रुपए दिए और वहां से जो है मैं निकल गया ना। आप इसका मतलब क्या है कि यू आर ओपन टू करप्शन, ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिचुएशनल एनालिसिस के क्वेश्चन हैं। आपको ये कह सकते हैं कि आप अगर रेड लाइट क्रॉस करते हुए पकड़े जाएं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो हम वहाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं उसको 100-200 रुपए देकर बना लूंगा जी और जो है ना वहाँ से छुट जाऊंगा, ठीक है। नेवर डू दैट काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो, क्योंकि ये मॉरल इंटेग्रिटी का सवाल है आपका। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। और अपनी कॉमन सेंस जो है, कॉमन सेंस से ज़्यादा जवाब देंगे ताकि आपके जवाब जो है वो ठीक होने चाहिए। और वंस अगेन यू हैव टू बी ट्रुथफुल अबाउट वट एवर यू से। एंड लास्ट में एक जो चीज़ कि जैसा मैंने पहले कहा था कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस नॉट टू सिलेक्ट ए पर्सन, बट देयर कैन बी ए फ्यू रीजंस टू सिलेक्ट ए पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो उन चीज़ों के ऊपर आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि व्हाट शुड यू बी, यू शुड बी स्मार्ट एंड एक्टिव, ठीक है ना। नाउ शक्ल से ही पता लग जाता है कि पर्सन एक्टिव है कि नहीं है, स्मार्ट है कि नहीं है, और he is a go getter or not। स्मार्ट एंड एक्टिव का मतलब क्या है कि he is proactive। नॉर्मली एक वर्ड होता है प्रोएक्टिव, कि जब कोई काम दिया गया है तो वो ये नहीं कि उसने कह दिया कि जी ये तो हुआ नहीं, ठीक है जी, मुझे तो पता नहीं। नाउ दे आर लुकिंग फॉर ए पर्सन हु इज प्रोएक्टिव। अगर कोई काम दिया गया आपको, नाउ ये भी सिचुएशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। अगर आपको कोई काम दिया गया और आपको वो काम आता नहीं है तो क्या आप किसी से पूछ के नहीं काम कर सकते? पहले भी वो काम हुए होंगे, उनको देख के नहीं कर सकते। सो देयर आर मेनी वेज टू गेट द वर्क डन और टू डू द वर्क, बट वंस अगेन हंड्रेड्स ऑफ यू कैन से बहाने नॉट टू डू सम वर्क ऑल्सो। सो दे आर लुकिंग फॉर ए पर्सन जो कि अपना काम पूरा कर सकता है और उसमें पूरे करने की क्षमता है उसको। सो दैट मीन्स दे आर लुकिंग फॉर ए पर्सन हु इज एक्टिव। ये भी सिचुएशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चन जो है बन सकते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए अगर वो कह दें कि ये काम आप कैसे करेंगे, सर मैं पुराना रिकॉर्ड देखूंगा वहाँ पे कैसे किया गया था,
और उसे कैसे किया जा सकता है मैं अपने प्रेडिसेसर से पूछूंगा, मैं अपने जो मेरी टीम है, ऑफिस की टीम है, आई विल इंटरेक्ट विद देम एंड आस्क देम हाउ टू डू दिस, अकम्प्लिश दिस पर्टिकुलर टास्क। ये नहीं कहना मुझे तो पता नहीं था सर, मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, सो सिमिलरली गो गेटर, कि क्या ये जो आज पर्सन है, कैंडिडेट है, ये इसमें ये गो गेटर है कि ये लेड बैक है। गो गेटर और लेड बैक में क्या हो गया, लेड बैक क्या होगा कि देखो जी मुझे तो पता नहीं, मुझे तो आता नहीं काम ये, तो अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं काम कर लूंगा, नहीं तो जो है ना मैं क्या कर सकता हूँ इसका। ना दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड विल नेवर डू। हमें आगे बढ़ के काम करना है। अगर बैंक को आगे लेके जाना है, दे आर लुकिंग फॉर ए पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द बैंक फॉरवर्ड। हमें वी आर कंपीटिंग, वी आर वर्किंग ए वेरी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, तो उसके लिए दे आर लुकिंग फॉर ए पर्सन हु मे बी टुमारो विल बिकम और मे बिकम द चेयरमैन ऑफ द बैंक ऑल्सो। इसलिए दे वॉन्ट ए पर्सन हु इज ए गो गेटर, कि उसे काम करना और करवाना आना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ऐसी चीज जो है, ऐसे एटीट्यूड के साथ आप जाएंगे कि यस आई कैन गेट इट डन एंड आई कैन डू दिस जॉब ऑल्सो। इन्वॉल्वमेंट, नाउ नॉर्मली इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करूंगा। आपकी इंटरव्यू है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरव्यू है, ठीक है जी, क्या आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट को प्रॉपरली विजिट किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स क्या क्या है उनको विजिट किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हमारी कितनी सब्सिडियरीज है उनके बारे में पता है आपको? नहीं पता है। आपको बैंकिंग, आप बैंक की जॉब देख रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू बिकम ए बैंक ऑफिसर, आपको बैंक ऑफिसर की ड्यूटीज के बारे में पता है? आपको बैंकिंग के बारे में पता है कि नहीं पता है? नो, दैट शोज योर इन्वॉल्वमेंट। अगर आपने इन चीजों के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन गैदर नहीं की है, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट ही विजिट नहीं की है, ठीक है ना, तो जिसने काम दिया, जिसने नौकरी देनी है आपको, और अब उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो आप आए क्यों हैं यहाँ पे? आप किस पर्पस के लिए इंटरव्यू में आ रहे हैं? ठीक है ना। सो वंस अगेन दे हैव लॉट ऑफ, उनके लिए तो एक सीधा सा बहाना है कि इस आदमी ने क्या करना है, इस कैंडिडेट ने क्या करना है, जो स्टेट बैंक के बारे में कंसर्न ही नहीं है, जो स्टेट बैंक के बारे में जानना ही नहीं चाहता, जिसको बैंक ऑफिसर की ड्यूटीज के बारे में नहीं पता। सो दैट मीन्स दैट शोज कि वेदर यू आर इन्वॉल्व्ड और नॉट, and whether tomorrow you'll be involved in the banking functions or not also. So this is very very important कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट विजिट कीजिए, उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं उनको देखिए, उनके चेयरमैन, पास्ट चेयरमैन, ऑन वुमेन चेयरमैन ऑल्सो, इसकी हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इसके सब्सिडियरीज के बारे में इंफॉर्मेशन, ये इसका बिजनेस कितना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कितने प्रॉफिट्स हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, आईबीए का चेयरमैन कौन है उसके बारे में पता होना चाहिए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं वो प्रॉपर। और वंस अगेन, तो जैसा हमने पहले भी कई बार कहा है कि आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमारी एक किताब है फाइनेंशियल ग्लॉसरी, एंड मैंने देखा है, आज भी मैं कैंडिडेट्स के जो है ना नोटबुक्स देख रहा था, दे हैव परचेज सर्टन, कहीं से परचेज किया हुआ था, और वहाँ पे लिखा था उन्होंने रिकवरी ऑफ बैंक्स ड्यूज के बारे में लिखा था। तो जो डीआरटी के बारे में लिखा है कि दैट इज इट्स ए लॉ अंडर रिकवरी डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना। जब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स हैं, दे आर नॉट अंडर डेट रिकवरी एंड बैंक्रप्सी एक्ट। बैंक्रप्सी एक्ट अलग है और रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट अलग है। तो ये हम ये सोच लेते हैं कि YouTube के ऊपर जो आ गया वो सत्य है, ठीक है ना। अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली चेक कीजिए ना, बिकॉज कि हमारा 25-30 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, और हम वहां से बोल रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन YouTube मोस्टली फ्रॉम द पर्सन हु हैव नॉट वर्कड इन द बैंक। तो वहां पे ये मुश्किलें हो जाती हैं कि ये चीजें जो है वहां पे कई बार गलती हो जाती है। तो सिमिलरली बैंक्रप्सी एक्ट जो है, क्योंकि रिसेंट एक्ट है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें क्या क्या कंट्रोवर्सीज थोड़ी सी रही हैं, थोड़ी सी वो भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कंसर्न्ड अबाउट द कस्टमर। नाउ जैसे कि हम बात कर रहे थे कि
आपके एटीट्यूड से पता लग जाता है कि वेदर यू आर ए केयरिंग पर्सन और नॉट। दे आर लुकिंग फॉर, बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दैट इज वेदर यू केयर फॉर द कस्टमर और नॉट। इफ यू आर नॉट केयरिंग फॉर द कस्टमर, okay, that means you are not going to be suitable for the bank job also, okay? So ये पहला प्रिंसिपल है, कस्टमर सर्विस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द बैंकिंग। तो इसीलिए आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट द कस्टमर एंड यू गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प द कस्टमर ऑल्सो। तो ऐसी चीज़ों का भी आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, ठीक है जी। सो केयर दैट, मैंने जैसे पहले लिखा है कि केयरफुल होना है आपको सबके बारे में। और मैंने पहले भी कहा था कि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ठीक है ना, उसके बारे में भी यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड। और बैंकिंग की इंफॉर्मेशन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो। आई थिंक हमने फाइनेंशियल ग्लॉसरी जो है हमने यूट्यूब के ऊपर एक लिंक में पहले भी डाली थी, यहाँ भी एक जो है we will be adding that part also, वो भी हम यहाँ पे भी डाल रहे हैं। you must go through those aspects, ठीक है ना। so उस चीज़ों के बारे में आप जो है प्रॉपरली इंफॉर्मेशन जो है डेफिनेटली गो थ्रू करेंगे ताकि कोई चीज़ें आपकी गलत ना हो जाएं। सो वंस अगेन वी विश यू ऑल द बेस्ट। और लास्ट जो चीज़ है दैट इज आपको एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। और एक बात और, ठीक है, प्रेपरेशन, अब तो दिन ही नहीं बचे हैं, ठीक है ना, वैसे ही बहुत दिन कम हो बचे हैं। जहां भी आपकी इंटरव्यू है यू मस्ट विजिट दैट प्लेस, क्योंकि जब आप उस प्लेस को विजिट करते हैं तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर आप किसी जगह पे पहली बार जाते हैं तो वहां पे आपके पांव कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हैं। और आई कैन गारंटी यू कि जब आप उस जगह पे जाएंगे तो एंड इफ यू आस्क समबडी कि मैं आई हैव वांट टू फैमिलियराइज माई सेल्फ विद दिस प्लेस बिकॉज मेरा यहाँ पे इंटरव्यू है, तो द पर्सन विल बी हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द बैंक जॉब, इसीलिए ये यहाँ पे आया है। सो यू मस्ट विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ भी आपकी इंटरव्यू है, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एंड एक लास्ट में जो चीज़ मैं कहूँगा, आपको फॉर्म दिया गया है भरने के लिए, इस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। नो कटिंग्स, नो, इसकी पहले तो फोटो कॉपी करवाइए, फोटो कॉपी करवा के उसको ध्यान से भरिए। फिर एक जो है उसको दोबारा से, मेन जो कॉपी है दोबारा से भरिए, सो दैट यू, आप पहले चेक करके कि वहाँ पे कोई गलती तो नहीं है, कटिंग्स नहीं है। वंस अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियाँ होती नहीं हैं, गलतियाँ कहीं ना कहीं हो जाती हैं। इसीलिए फॉर्म को पहले कच्चा भरिए और फिर उसको जो है ना, उसको प्रॉपरली फॉर्म को भरिए और फिर उसको वहाँ पे लेके जाइए, क्योंकि दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस के ऊपर आपकी सारी की सारी इंटरव्यू डिपेंड करेगी। और इसीलिए जो है इस फॉर्म को देख भी लीजिए। पहला जो पेज है मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो आपके पास भी है ऑलरेडी। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये सब टिक टिक करने वाले इश्यूज़ हैं, आप खुद ही भर सकते हैं इसको। सेकंड जो पेज है, यहाँ पे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में है, लैंग्वेजेस के बारे में है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपरली भरेंगे। और कहाँ कहाँ कितने कितने मार्क्स आए हैं वो, उन चीज़ों को भी खास ख्याल रखना है आपको। जो थर्ड पेज है यहाँ पे आपका, वहाँ पे हॉबीज़ वाला कॉलम है। देन वंस अगेन यू हैव टू वेरी केयरफुल। अभी किसी से बात हो रही तो वहाँ पे किसी ने लिख दिया कि आई एम इंटरेस्टेड इन चेस, ठीक है ना, तो चेस में जो है ना, अब वहाँ पे जो बैठे थे इंटरव्यूअर, उनको चेस के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, परहैप्स वो कभी चेस खेलते भी रहे थे। उन्होंने पूछ लिया कि चेस के वर्ल्ड चैंपियन कौन है, इससे पहले चैंपियन कौन थे, ग्रैंड मास्टर कौन होते हैं, उसकी ELO क्या होता है, और दुनिया सबसे ज़्यादा जो चेस प्लेयर्स हैं वो कौन से कंट्री में हैं। नो, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं, अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है तो यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि मेरा चेस खेलने में इंटरेस्ट है, मैंने उसको डेप्थ में स्टडी नहीं किया है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप बहुत ध्यान से भरेंगे कि प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन वगैरह जो इंफॉर्मेशन है, वैसे तो नॉर्मल निल इंफॉर्मेशन रहती है, बट वंस अगेन यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज इंफॉर्मेशन। और टू रिस्पेक्टेबल रेफरीज, ये रेफरीज जो हैं ये आपके कोई जान पहचान के लोग हैं जो आपके पड़ोस में रहते हैं, या कोई
अच्छे लेवल के ऑफिसर्स हों, उनके नाम यहाँ पे बहुत आराम से दे सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो है डेफिनेटली वो होना चाहिए आपका, वो फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए हैं इन्होंने, और नीचे साइन के लिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसके बारे में जो है ना वो भी आपको वहाँ पे लगाना है। फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना है लास्ट में। एंड फिर ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर इफ समबडी बिलोंग्स टू कैटेगरी, वो उसका यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, आपको प्रॉपरली भरना है। लास्ट में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वाला जो पेज है, यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि आपको 10th का सर्टिफिकेट वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे ग्रेजुएशन का है उसमें क्या क्या होना चाहिए, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए जैसा कि पैरा 20 में दिया गया है। कास्ट का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन दी गई है। ओबीसी सर्टिफिकेट issued on or after 1st April 2021, after 2021, that is important, so वो वाला होना चाहिए आपका। EWS का सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपके लिए होना चाहिए ये। मेडिकल सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का वो कौन सा होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ के और अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके लेके जाएंगे, नहीं तो वहाँ पे समटाइम दे गिव यू टाइम ऑल्सो टू कंप्लीट द सर्टिफिकेट, बट जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते ना तो आप वहाँ पे घबराहट हो जाती है, और जब घबराहट होगी आपकी इंटरव्यू ठीक नहीं होगी, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे आपके। सो दैट इज वाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स को 2-3 बार चेक करेंगे, और उसके बाद जो है ना यू विल बी टेकिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स विद यू। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी देयरऑफ। आपने इतना पढ़ा और छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं और फोटोकॉपी लेके जाने हैं। अगले पेज पे देखेंगे तो ये लिखा है कि आपको 1 ओरिजिनल एंड 4 फोटोकॉपीज लेके आनी है। किस चीज की, बायोडाटा फॉर्म्स की। बाकी की तो एक एक कॉपी चल जाएगी, पर ये जो बायोडाटा फॉर्म भरा है ना आपने, इसकी कितनी कॉपी लेके जानी है, 4 कॉपी लेके जानी है आपको। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, आई होप कि आप समझेंगे इन बातों को और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, एंड डेफिनेटली इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंटरव्यू भी अच्छी भी होगी। एंड आई मस्ट मेंशन कि पिछली जब इंटरव्यू हुई थी, वन ऑफ आवर कैंडिडेट्स, उसके 50 में से 49 मार्क्स ही गॉट इन द इंटरव्यू, और उसके एक लिंक जो है मिस्टर जशनदीप, उसका लिंक जो है आपके साथ हम शेयर भी कर देंगे। तो उसका एक्सपीरियंस क्या था, एंड इन केस आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, वी कैन हैव ए सेशन, जूम सेशन ऑल्सो, ताकि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन और मिल जाए। एंड वी कैन, और कुछ और कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने पहले SBI PO का इंटरव्यू क्लियर किया है, उसके लिए आप अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड वी कैन हैव ए जूम सेशन देयर ऑफ ऑल्सो। और आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और आपकी क्वेरी है, यू आर वेलकम, और आप बताइए, वी आर देयर एट टू सर्व यू। ठीक है, वंस अगेन वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मैं कभी बेस्ट ऑफ लक नहीं कहता, ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ आपकी मेहनत आपका जो है ना वो सफल हो जाए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका लक नहीं, आपकी मेहनत है जो साथ आपके काम आएगी। सो आई विश कि आप कामयाब हों और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सो वंस अगेन वी विश यू कि आपकी मेहनत जो है वो कामयाब हो और एक अच्छे बैंक ऑफिसर बने। एंड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा ओहदा है सबके लिए, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में दिस इज द लार्जेस्ट बैंक एज यू ऑल नो, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ बैंक इंडस्ट्री में सिर्फ रिजर्व बैंक बचता है, और उसके लिए भी तैयारी कीजिए ताकि आप और आगे बढ़ सके। सो विद दिस आई विश यू कि आप कामयाब हों। थैंक यू।